हेलो फ्रेंड, मैं मनीष। आज हम लोग भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं के असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला है, उस भौतिक राशि का नाम लिखें जिसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम है। बताइए यह अदिश है या सदिश। तो इसका उत्तर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा व परिमाण दोनों होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एकांक धन आवेश के अनुदिश होती है। इसका दूसरा प्रश्न है, एक भौतिक राशि का मात्रक फैराड है। इसकी परिभाषा और विमेय सूत्र लिखे। तो धारिता का मात्रक, एसआई पद्धति में धारिता का मात्रक फैराड होता है। धारिता की परिभाषा, किसी चालक में विभवांतर के मान में एकांक वृद्धि करने के लिए जितनी आवेश प्रवाहित करनी पड़ती है उसे उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। धारिता का विमेय सूत्र, तो धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभवांतर, और आवेश का जो विमा होता है वो क्या होता है A इंटू टी। विभवांतर की विमा क्या होता है M, L की घात 2 T की घात -3 A की घात -1 होता है। इस तरह से धारिता का जो विमेय सूत्र होगा वो क्या होगा, M की घात -1 L की घात -2 T की घात 4 A की घात 2 होगा। अब देखते हैं इसी असाइनमेंट का दूसरा प्रश्न। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच होने पर 10 माइक्रोफैरड धारिता प्राप्त होती है। अब यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और उनके मध्य के बराबर 5 पराविद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो धारिता का मान कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों के मध्य में वायु है। चूंकि वायु के लिए K बराबर क्या होता है 1, तो C1 बराबर होगा एप्सिलॉन A अपॉन D। C1 का मान है 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 10 माइक्रोफैरड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 की घात ऋण 6 फैरड। जब प्लेटों के बीच के स्थान में K बराबर 5 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो C2 का मान क्या होगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश। जहाँ पर K बराबर 5, D डैश का मान कितना होगा D अपॉन 2। समीकरण में मान रखने पर क्या होगा, C2 का मान आएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या हो जाएगा D अपॉन 2। मान रखेंगे तो होगा 5 गुना 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। 5 गुना 2 हो जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या होता है C1। C1 का मान क्या है 10 गुना 10 की घात ऋण 6 फैरड। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 100 गुना 10 की घात ऋण 6 फैरड। तो 10 की घात ऋण 6 फैरड को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 माइक्रोफैरड। अतः यदि के बराबर 5 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो धारिता का मान 10 गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी आवेशित चालक प्लेट के पास एक धनावेशित बिंदु आवेश प्लस Q रखा जाता है तो पहला बिंदु आवेश से निकलकर आवेशित प्लेट के पृष्ठ तक जाने वाली विद्युत बर रेखाएं खींचिए। तो इसका उत्तर होगा विद्युत बर रेखाएं निम्नलिखित गुणों का पालन करती है। पहला, विद्युत बर रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दूसरा होगा विद्युत बर रेखाएं किसी भी समतल सतह के परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। इसका चित्र हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न है, आवेशित प्लेट के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग अनंत समतल चादर शीट लेंगे। अनंत समतल चादर शीट ऐसा शीट होता है जिसमें निकलने वाली विद्युत बर रेखाओं की संख्या समान रूप से दोनों पृष्ठों पर वितरित होती है। मान लो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल S है और बेलनाकार जो पृष्ठ है वो कितना है ds है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग इस पर क्या निकालेंगे, कुल फ्लक्स का मान। तो कुल फ्लक्स का मान क्या होगा, सामने के पृष्ठ का फ्लक्स और पीछे के पृष्ठ के फ्लक्स को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सामने के पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा E डॉट ds, और पीछे के पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा E डॉट ds। जब इसको आगे हल करेंगे तो E डॉट ds को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E ds cos थीटा प्लस क्या लिखेंगे, बैक के लिए भी वैसे ही
EDS cos थीटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा पृष्ठ DS की दिशा क्या है, एक समान है। दिशा एक समान होने पर थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री। तो इस तरह से कुल फ्लक्स का मान क्या होगा, सामने के पृष्ठ का जो फ्लक्स का है वो कितना है, EDS cos 0। पीछे के पृष्ठ का फ्लक्स का क्या होगा, EDS cos 0। और cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो इस तरह से कुल फ्लक्स का मान होगा, सामने के पृष्ठ का जो फ्लक्स का हुआ EDS और पीछे के पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, E समाकलन बैक DS। तो इस तरह से कुल फ्लक्स का मान आया है ES प्लस ES। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ES। गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कुल फ्लक्स का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस तरह से मान रखेंगे तो क्या आएगा, 2ES बराबर Q एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2S को पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, E बराबर Q अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर सिग्मा एकांक पृष्ठ क्या होता है, Q अपॉन S। तो E का मान क्या लिख सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q बाय S। Q बाय S को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो E का मान आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, अभिष्ट व्यंजक है। सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं, E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर। प्रश्न क्रमांक 4 है, वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेश QP बराबर +2 माइक्रोकुलाम तथा QQ बराबर -2 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमको पहला ज्ञात करना है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर P और Q क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। तो और यहाँ पर QP कितना है, +2 माइक्रोकुलाम और QQ कितना है, -2 माइक्रोकुलाम। दोनों के बीच का जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो O से P की दूरी 5 सेंटीमीटर और O से Q की दूरी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। और जो यहाँ पर परिणामी तीव्रता होगा वो क्या होगा, EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर। तो E वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, EA वेक्टर प्लस EA वेक्टर। क्यों, क्योंकि EA वेक्टर और EB वेक्टर क्या है, समान है। तो यहाँ पर E वेक्टर बराबर 2EA वेक्टर। तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा 2 गुना, और E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। और हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 गुना 10 की घात 9 और Q यहाँ पर कितना है, 2 माइक्रोफैरड। तो 2 माइक्रोफैरड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 10 की घात 6 कुलाम। और दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो R का मान होगा L/2। तो L का मान है 10/2। तो 10 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 10 की घात 2 मीटर। जब इसको आगे मान को रखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 9 10 की घात 9 गुना 2 गुना 10 की घात 6 अपॉन क्या होगा, 5 गुना 10 की घात 2 पूरे की घात 2। इसको जब आगे हल करेंगे तो फाइनलाइज आंसर क्या आएगा, 36/25 गुना 10 की घात 7। जब इसको और आगे हल करेंगे तो आएगा E वेक्टर इक्वल टू 1.44 गुना 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलाम होगा। आगे दिए इसके प्रश्न में, एक परीक्षण आवेश QR -1.2 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम को PQ के मध्य रख दिया जाता है। परीक्षण आवेश QR पर लगने वाला बल का मान व दिशा ज्ञात करो। तो हल हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि बल F बराबर क्या होता है, QR इंटू E वेक्टर। प्रश्न में दिया है QR बराबर -1.2 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। तो E का मान होगा 1.44 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलाम। अभी उत्तर निकाले हैं। तो F फैक्टर का मान कितना आएगा, -1.2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁷। इसको जब आगे हल करेंगे तो क्या होगा, -1.2 इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁷। F फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा, जब दोनों को हल करेंगे तो
-1.728 इंटू 10 की पावर रेशियो में क्या होगा, यहाँ पर घातांक के नियम लगाएंगे तो -9 + 7, तो एफ वेक्टर का मान कितना आएगा, -1.728 इंटू 10 की पावर रेशियो -2 न्यूटन, जो इसकी दिशा होगी ओ क्यू के अनुदिश होगी। प्रश्न क्रमांक पहला है, बिंदु आवेश विभव व विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण विद्युत विभव में दो अंतर लिखिए। एक, विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर होगा द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। पहला होगा, इसमें विद्युत विभव का मान द्विध्रुव तथा किसी बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। और इसमें पहला होगा, इसमें विद्युत विभव का मान आवेश तथा किसी बिंदु के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। दूसरा होगा, विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P तथा दूरी r के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। तो इसका दूसरा होगा, विद्युत विभव केवल दूरी r पर निर्भर करता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, वो कैसे निकालेंगे। तो माना संपर्क में एक विद्युत द्विध्रुव लिया गया है जो A और B है, जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्पांश लंबाई 2l है। इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर अक्षीय स्थिति में परिणामी विभव की गणना करना है। अब हम बिंदु P पर +q आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो V1 का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट +q/AP। विभव V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP का मान किसके बराबर होगा, OA + AP। तो यहाँ से हम लोग AP को क्या लिख सकते हैं, OP - OA बराबर क्या होगा, O से P क्या है यहाँ पास R माइनस O से A क्या है L। तो V1 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r - L, समीकरण नंबर 1। वैसे ही बिंदु P पर -q आवेश के कारण विद्युत विभव, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश क्या है यहाँ पर -q/BP। तो हम लोग BP को चित्र से क्या लिख सकते हैं, BP बराबर क्या होगा, तो BP का मान होगा BO + OP। तो यहाँ से BP का मान हो जाएगा L + R। तो V2 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/L + R। तो बिंदु P पर परिणामी विभव, तो बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, V बराबर V1 + V2। तो यहाँ पर V का मान, तो V1 और V2 का मान रखेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r - L + 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/r + L। अब यहाँ पर से उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो उभयनिष्ठ क्या लिख लेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/r - L माइनस 1/r + L। V बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r + L माइनस r - L अपॉन r - L r + L। इसको आगे हल करने पर क्या आएगा, विभव V बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इसको अंश को हल करेंगे तो क्या आएगा, r + L माइनस r + L अपॉन क्या होगा, नीचे में सूत्र लग जाएगा A का वर्ग माइनस B का वर्ग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर r का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ से R और R को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचा, 2 × QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं 2QL क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंटम। तो डाइपोल मोमेंटम क्या होता है, 2 × QL। तो यहाँ से विभव V का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P
अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, यही क्या होगा, अक्षीय स्थिति में अभिष्ट व्यंजक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब हियर। थैंक यू।